विंड क्लाउड आर्मर दानिश को हमले की ताकत का सिर्फ 60 से 70% ही कम करने में मदद कर सका। हमले की बाकी 30 से 40% ताकत का वह सीधे सामना नहीं कर सका, क्योंकि उसके शरीर का डिफेंस यश जितना अजीब नहीं था। धमाका। फफ फफ। क्रिसेंट लाइट ब्लेड की ताकत दानिश के विंड क्लाउड आर्मर में घुस गई और उसके शरीर पर वार किया। तुरंत उसके मुंह से खून और अंदरूनी अंगों के टुकड़े निकले और उसका शरीर अस्तव्यस्त होकर पीछे की ओर उड़ गया। दानिश हार गया। बहुत ताकतवर आइस मून फेरी सच में 3 क्वासी किंग्स की हेड होने के अपने नाम पर खरी उतरी। उसने दानिश को इतनी आसानी से हरा दिया। अब एरिना को देखकर अंदाजा है कि सिर्फ यश ही आइस मून फेरी से मुकाबला कर सकता है। मुझे हैरानी है कि क्या यश आइस मून फेरी का मुकाबला कर पाएगा। शायद बहुत मुश्किल। एरिना के बाहर से हैरान करने वाली बातें आ रही थीं। हालांकि भले ही सभी को यकीन नहीं था कि यश आइस मून फेरी से मुकाबला कर सकता है, फिर भी वे दोनों के बीच मुकाबले का बहुत इंतजार कर रहे थे। पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर ने सभी को ज्यादा इंतजार नहीं कराया। अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद यश और आइस मून फेरी के बीच जिस लड़ाई का बेसब्री से इंतजार था, वह आखिरकार आ ही गई। सबकी सांसें तुरंत तेज हो गईं और उनकी आंखें बिना पलक झपकाए मैदान को घूरने लगीं। हालांकि लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें पहले से ही कोई भी डिटेल छूटने का डर था, इसलिए सबने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जैसे जैसे तीर्थयात्रा पीक बैटल इस पॉइंट तक पहुंचा, यश और आइस मून फेरी ने अपनी ताकत से यह साबित कर दिया था कि वे इस लड़ाई में सबसे मजबूत यंग जेनरेशन हैं। उनके बीच के नतीजे से यह तय होगा कि पहला स्थान कौन जीतेगा। अखाड़े में यश और आइस मून फेरी एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनमें से किसी को भी अजनबियों से बात करना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने चुप्पी बनाए रखी। सिर्फ पावरफुल ऑरा लगातार निकल रही थी, जो वॉइड रियल्म में टकरा रही थी और टकरा रही थी। हवा में एक दबाने वाली फीलिंग भरी हुई थी, जिससे लोगों को इतना बीमार महसूस हो रहा था कि खून की उल्टी करने का मन कर रहा था। यह आइस मून फेरी सच में बहुत बढ़िया है। यश की नजर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। उसके पास सुप्रीम ब्लेड सोल था, इसलिए मार्शल किंग रियल्म कल्टीवेटर का ऑरा प्रेशर भी उस पर ज्यादा असर नहीं कर सका। लेकिन इस आइस मून फेरी के ऑरा प्रेशर का सामना करते समय उसे सच में कुछ खतरा महसूस हुआ, जिससे पता चला कि आइस मून फेरी कितनी डरावनी थी। थंडर सेंट सेप्टर। यश की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि अगर वे ऑरा में मुकाबला करते रहे तो इसका नतीजा यह होगा कि वह थोड़ा दब जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही वह 3 पॉइंट हार चुका था। यश ने एक पक्का फैसला किया और धीरे से चीखा। उसने थंडर सेंट सेप्टर को पकड़ा और एक तेज बिजली की क्यूई निकली, एक तेज तलवार की तरह, जिसने सीधे आइस मून फेरी के ऑरा को चीर दिया। फिर उसका फिगर टिमटिमाया, तुरंत टेलीपोर्टेशन करते हुए सीधे आइस मून फेरी के सामने आ गया। फुसफुसाओ। बिना किसी रहम के यश ने जोर से थंडर सेंट सेप्टर घुमाया। तेज बिजली चमकी और कई भयंकर और जबरदस्त बिजली के डंडे जैसी परछाइयों में बदल गई, जिसने आइस मून फेरी को बुरी तरह ढक लिया। खत्म कर दो। आइस मून फेरी हिली नहीं। उसके जेड हाथ की हल्की पकड़ से उसके अंदर तुरंत एक चांद जैसा सफेद लंबा भाला दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसने बहुत ठंडे भाले जैसे परछाइयों से भरा आसमान भी बना दिया, जो हवा में सीटी बजा रहा था। डिंग डिंग डिंग। डंडे और भाले जैसे परछाइयां टकराईं, जिससे तीखे मेटल के टकराने की आवाजें निकलीं। चिंगारियां और छोटी रोशनियां उल्कापिंडों की बारिश की तरह बिखर गईं और टक्कर की जगह से बहुत शक्तिशाली और तेज लहरें उठीं।
जमीन पर निशान पड़ गए। चारों तरफ चौंकाने वाली खाइयां फैल गईं, जैसे किसी बड़े मकड़ी के जाले से ढकी हों। आइस मून फेरी के हाथ में चांद जैसा सफेद लंबा भाला साफ तौर पर एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट रैंक ट्रेजर आर्टिफैक्ट भी था। जब यह यश के हाथ में थंडरसेंट सेप्टर से आमने सामने टकराया तो ऐसा कोई निशान नहीं दिखा कि यह नुकसान में है। दोनों तरफ लगभग कई सौ बार टकराए और आखिर में सभी ताकतवर स्टाफ शैडो और तेज भाले जैसे शैडो ने एक दूसरे को पूरी तरह खत्म कर दिया। मून गॉड का डेमन का खात्मा। अचानक आइस मून फेरी की आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसके नाजुक शरीर से चांद के रंग की शानदार चमक निकल रही थी। उस चांदनी की चादर के नीचे वह एक चांद की देवी में बदल गई, एक दिव्य भाला पकड़े हुए, और उसे जोर से बाहर निकाल रही थी, जैसे दुनिया के सभी राक्षसों और बुरी आत्माओं को खत्म करने के लिए। क्रिम्सन एक्सटिंग्विशिंग डिवाइन थंडर। यह देखकर कि आइस मून फेरी ने न केवल आसानी से उसके हमले का जवाब दिया बल्कि पलटवार करने का मौका भी पकड़ लिया, यश का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। फिर उसने जल्दी से थंडरसेंट सेप्टर को पकड़ लिया, जिससे एक तेज बिजली चमकी जो उसके हमले से टकराई। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ प्राइमल एनर्जी लाइट एक ज्वार की लहर की तरह बाहर निकली। जैसे ही प्राइमल एनर्जी की लहरें घूमीं और फैलीं, आइस मून फेरी और यश एक साथ पीछे हट गए। आइस मून फेरी 3 से 4 मीटर पीछे हटी, जबकि यश 5 से 6 मीटर पीछे हट गया, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह थोड़ा नुकसान में था। लेकिन भले ही आइस मून फेरी ने यश को पीछे धकेल दिया, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे पर कोई सुकून नहीं था। पिछली बातचीत से उसे पहले ही यश की ताकत का एहसास हो गया था और वह जानती थी कि वह दानिश से ज्यादा मुश्किल दुश्मन है। धीरे धीरे अपने चेरी जैसे होठों से एक गंदी सांस छोड़ते हुए आइस मून फेरी ने पहली बार यश से बात की। बाहर से ठंडे व्यवहार के बावजूद उसकी आवाज जेड की तरह गर्म और चिकनी थी, सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी। उसने कहा, यश, तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है। आम चालें तुम्हें हरा नहीं पाएंगी, यह सिर्फ आदिम ऊर्जा की बर्बादी होगी। जब ऐसा है तो चलो सीधे अपने आखिरी चालों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम उनका सामना कर पाओगे। आइस मून इम्प्रिंट। जैसे ही उसके शब्द निकले, आइस मून फेरी एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसके हाथ नाच रहे थे, एक गहरी मुहर बना रहे थे। तुरंत एक शानदार चांद के रंग की चमक आसमान में उड़ गई, जो वॉइड रियल्म में एक आधे चांद में बदल गई, जिससे बहुत ठंडी क्यूई निकली। आइस मून स्लैश। आधे चांद को मिलाने के बाद आइस मून फेरी ने ठंडेपन से अपना जेड हाथ हिलाया। तुरंत वह आधे चांद का चांद एक आर्क के आकार की लाइट ब्लेड में बदल गया, जिसमें बहुत शक्तिशाली और तेज ताकत थी, जो इंद्रधनुष की तरह वॉइड रियल्म में तेजी से यश की ओर बढ़ रही थी। पहले आइस मून फेरी ने दानिश को आसानी से हराने के लिए इसी चाल का इस्तेमाल किया था। गोल्डन थंडर गहरा सच। थंडर फायर गहरा सच। गोल्डन थंडर फायर डिवाइन आई। उस बेमिसाल शक्तिशाली आधे चांद जैसी लाइट ब्लेड का सामना करते हुए यश ने जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने धीमी आवाज में दहाड़ मारी और थंडरसेंट सेप्टर चमकदार और बड़ी लाल सुनहरी रोशनी के साथ फट पड़ा, जो वॉइड रियल्म में एक लाल सुनहरी, आसमान को ढकने वाली बड़ी आंख में बदल गई। क्रिसेंट स्लैश, वह पावरफुल मार्शल स्किल आइस मून फेरी जिसका इस्तेमाल दानिश को हराने के लिए किया गया था। गोल्डन थंडर फायर डिवाइन आई, वह पावरफुल मार्शल स्किल यश जिसका इस्तेमाल वीर को हराने के लिए किया गया था। इस समय दो पावरफुल मार्शल स्किल, दोनों के पास क्वासीकिंग विशेषज्ञों को हराने का रिकॉर्ड था, वॉइड रियल्म में बहुत ही भयानक तरीके से दौड़ी और फिर कई लोगों की नजरों के सामने इस तरह से जोरदार टक्कर हुई कि देखना बहुत चौंकाने वाला था।
बूम। दोनों आखिरी चालें बहुत ही चौंकाने वाले तरीके से बेमिसाल ताकत से टकराईं। जैसे ही वे टकराईं, अचानक आसमान हिला देने वाली दहाड़ गूंजी और फिर पूरा तीर्थयात्रा माउंटेन जोर से हिल गया। अगले ही पल ताकतवर एनर्जी के उतार चढ़ाव डरावने शॉकवेव में बदल गए, जो सुनामी की तरह चारों तरफ फैल गए। कितनी भयानक ताकत! यह नजारा देखकर हर कोई डर गया। आइस मून फेरी और यश की टक्कर से निकली भयानक ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक आम क्वासिकिंग रेन विशेषज्ञ भी उसका सामना नहीं कर पाता। ची ची ची। दोनों हमलों के बीच कांटेक्ट की जगह पर दो भयानक एनर्जी लगातार एक दूसरे से टकराती रहीं और एक दूसरे को खत्म कर देती रहीं। हर टक्कर से कभी न खत्म होने वाली चमकदार रोशनी पैदा होती थी, जो कांटेक्ट की जगह से पटाखों की तरह खिलती थी। लेकिन उस चमक के नीचे एक भयानक शक्ति छिपी थी, जो आसानी से एक मार्शल सेक्ट्रेन 9th लेवल कल्टीवेटर को भी खत्म कर सकती थी। धमाका! लेकिन यह जबरदस्त टक्कर ज्यादा देर तक नहीं चली। सिर्फ 2 या 3 मिनट के बाद आइस मून फेरी का आइस मून स्लैश और यश का गोल्डन लाइटनिंग फायर गॉड्स आई दोनों अपनी लिमिट तक पहुंच गए थे, और एक जोरदार धमाके के साथ वे सब धूल में मिल गए। अगले ही पल एक तेज एनर्जी की लहर एक बवंडर की तरह तेज ताकत के साथ बाहर निकली। हुश हुश। और जैसे ही तेज एनर्जी की लहरें फैलीं, दो लोग एक साथ बहुत ही हैरान करने वाली स्पीड से पीछे की ओर उछले। वे कोई और नहीं बल्कि आइस मून फेरी और यश थे। क्रिम्सन एक्सटिंग्विशिंग डिवाइन थंडर। इस तरह की आमने सामने की टक्कर में मजबूत फिजिकल पावर वाला एक मार्शल आर्टिस्ट निश्चित रूप से बहुत सारे फायदे उठा सकता है। उदाहरण के लिए, आइस मून फेरी अभी भी जोर से पीछे हट रही थी, लेकिन यश ने पहले ही अपना पैर पटक दिया था, जोर से अपने शरीर को स्थिर कर लिया था, इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं की कि पीछे हटने से उसके शरीर को चोट लगेगी। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद यश की आंखों में एक तेज चमक आ गई। फिर बिना किसी दया या रहम के उसने स्पेस मिस्ट्रीज को एक्टिवेट किया, एक इंस्टेंट शिफ्ट किया और सीधे आइस मून फेरी के सामने आ गया। धमाका! इसके तुरंत बाद यश ने अपने हाथ में थंडर सेंट सेप्टर उठाया, जिसमें एक तेज ऑरा था जो मार्शल सेक्ट्रेन 9th लेवल विशेषज्ञ को मार सकता था, और उसे आइस मून फेरी के सिर की ओर जोर से पटक दिया। जैसे ही वह वॉइड रियल्म में तेजी से गुजरा, उससे एक बहुत लंबी चमकदार बिजली निकली, जैसे कि वॉइड रियल्म ही फट गया हो। क्या आइस मून फेरी हारने वाली है? जब सबने यह सीन देखा तो उनके दिल जोर से धड़क उठे। उन्होंने अपनी सांस रोक ली, बिना पलकें झपकाए उस सीन को देखते रहे। आइस सी तेज सीटी बजाते थंडर सेंट सेप्टर को देखते हुए आइस मून फेरी ने वह घबराहट नहीं दिखाई जिसकी सबने कल्पना की थी। उसका खूबसूरत चेहरा बेपरवाह बना रहा, जैसे बर्फ 10,000 सालों से पिघली न हो। उसकी खूबसूरत आंखों में एक तेज रोशनी जम गई, और फिर उसने सच में एक जेड उंगली उठाई और धीरे से थंडर सेंट सेप्टर की ओर इशारा किया। अपने शरीर से मेरे थंडर सेंट सेप्टर का विरोध कर रही हो? यह सीन देखकर यश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर आइस मून फेरी बॉडी रिफाइनिंग विशेषज्ञ होती तो शायद वह अपने शरीर से भयंकर थंडर सेंट सेप्टर का सामना कर सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से वह बॉडी रिफाइनिंग विशेषज्ञ नहीं थी। भले ही वह क्वासिकिंग रेन विशेषज्ञ थी, उसकी फिजिकल ताकत मार्शल एंसेस्टर रेन से कहीं ज्यादा थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही आइस मून फेरी की जेड उंगली थंडर सेंट सेप्टर को छूने वाली थी, अचानक उसकी उंगली के सिरे से बर्फ के रंग की रोशनी की एक परत निकली। उसके अंदर एक अजीब लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर ताकत जमती हुई लग रही थी, और बहुत ज्यादा ठंड की लहरें फैल गईं, जिससे लोगों को अनजाने में ही डरावनी ठंड लग गई।
यही तो। जैसे आइस मून फेरी की जेड उंगली पर खास बहुत ज्यादा ठंड के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर तुरंत डर का एक अजीब सा भाव आ गया और उनके शरीर अचानक एक फुसफुसाहट के साथ अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। अच्छा नहीं। और यश ने भी आइस मून फेरी की जेड उंगली से बहुत ज्यादा ठंड के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए अचानक अपना भाव थोड़ा बदल लिया। उसके दिल में तुरंत एक गहरी मुश्किल फैल गई और वह तुरंत उस जगह से भागने के लिए इंस्टेंट शिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहता था। आइस मून फेरी से आमने सामने नहीं टकराना चाहता था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि अगर उसने आइस मून फेरी से आमने सामने की लड़ाई की तो आखिर में उसे ही नुकसान होगा। डिंग। लेकिन जैसे ही यश पीछे हटने वाला था आइस मून फेरी की जेड फिंगर ने पहले ही थंडर सेंट सेप्टर को जोर से छू लिया था। एक पल में आइस मून फेरी की जेड फिंगर से एक बहुत ज्यादा ठंडी पावर निकली। तुरंत थंडर सेंट सेप्टर बर्फ में बंद हो गया और थंडर सेंट सेप्टर की सतह पर अचानक बर्फ के क्रिस्टल की एक मोटी परत जम गई। फिर बर्फ के क्रिस्टल की वह परत बहुत ही हैरान करने वाली स्पीड से थंडर सेंट सेप्टर के साथ यश की ओर बढ़ी। थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन। क्रिएशन डिवाइन बॉडी। यह सीन देखकर यश की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर वह दहाड़ा और उसके शरीर में मौजूद प्राइमल क्यूई उबल पड़ी। ड्रैगन की दहाड़े गूंजी, केओस लाइट फैली और एक बहुत बड़ी बिजली भी चमकी जो उसके शरीर पर लहरों जैसे पैटर्न में जम गई। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन पावर। थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएशन डिवाइन बॉडी। इस समय यश ने अपने सभी बचाव के तरीके अपनाए ताकि बहुत ज्यादा ठंडी ताकत के खत्म होने का विरोध कर सके। हालांकि यश ने यह अंदाजा नहीं लगाया कि इस बहुत ज्यादा ठंड की ताकत कितनी ज्यादा थी। भले ही उसने बचाव के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी फिर भी वह उस बहुत ज्यादा ठंडी ताकत के खत्म होने का विरोध नहीं कर सका। उसका पूरा व्यक्तित्व थंडर सेंट सेप्टर के साथ एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया जो वॉइड रियल्म में जम गया। कितनी जबरदस्त बहुत ज्यादा ठंडी ताकत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यश जैसा विशेषज्ञ भी उस बहुत ज्यादा ठंडी ताकत का विरोध नहीं कर सका और तुरंत जम गया। यह बहुत डरावना है। लगता है इस बार यश हारने वाला है। एरिना के बाहर से आवाजें आईं और सभी के चेहरों पर डर का भाव था। आइस मून फेरी ने जो बहुत ज्यादा ठंडी ताकत अभी अभी छोड़ी थी वह सच में बहुत डरावनी थी। एक सच्चा मार्शल किंग रेन विशेषज्ञ भी अगर उसे छू ले तो जम जाएगा। सबके चेहरों पर अचानक निराशा और उदासी छा गई। वे शुरू में यश के आइस मून फेरी को हराने का बहुत इंतजार कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो यश जरूर एक सुंदर कहानी बनाता, नहीं एक मिथक। लेकिन अभी के हालात को देखकर ऐसा लग रहा था कि मिथक खत्म होने वाला है। नहीं, यश पूरी तरह से जमा नहीं है। वह अभी भी विरोध कर रहा है। अभी भी एक मौका हो सकता है। तभी एक और आवाज आई और उसके तुरंत बाद सबने देखा कि यश जो बर्फ में बंद था पूरी तरह से जमा नहीं था। उसके शरीर पर अलग अलग लाइटें टिमटिमा रही थीं जो बहुत ज्यादा ठंडी शक्ति के जमने का विरोध कर रही थीं। वह बहुत ज्यादा ठंडी शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो वह यश को पूरी तरह से जमा नहीं सकती थी। वह ऐसे भी पूरी तरह से जमा हुआ नहीं था। यह यश सच में बहुत ताकतवर है। अच्छी बात है वह सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेन 7th लेवल पर है। अगर वह मार्शल सेक्ट रेन 9th लेवल पर होता या क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ होता तो मुझे डर है कि आज मैं ही हार जाता। कितनी अफसोस की बात है वह सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेन 7th लेवल पर है। यह सीन देखकर आइस मून फेरी की खूबसूरत आंखें भी थोड़ी हैरानी से भर गईं।
दूसरों को शायद पता न हो कि उसने अभी अभी जो पावर छोड़ी थी वह कितनी डरावनी थी, लेकिन वह खुद को कैसे नहीं जानती थी। यह उसका किलिंग मूव था। अगर उसे मारा जाता तो एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ भी तुरंत हार जाता। फिर भी यश, जो सिर्फ मार्शल ग्रैंडमास्टर रेन 7th लेवल पर था, उसके किलिंग मूव का सामना कर पाया। आइस मून फेरी हैरान कैसे न होती। मेरे लिए तोड़ो, बस बस बस, क्रैक क्रैक क्रैक। जैसे ही आइस मून फेरी हैरान हुई, यश की धीमी दहाड़ अचानक बर्फ की मूर्ति के अंदर से आई। फिर बर्फ की मूर्ति जोर से हिली और उस पर तेजी से डरावनी दरारें फैल गईं। इस रफ्तार से यश 1 सेकंड से भी कम समय में आजाद हो जाएगा। भागने के बारे में सोचना भी मत। यह देखकर आइस मून फेरी तुरंत असलियत में वापस आ गई और एक धीमी चीख मारी। उसके जेड हाथ में एक बार फिर डरावनी, बहुत ज्यादा ठंडी पावर इकट्ठा हो गई। जैसे ही उसने उसे हिलाया, एक बर्फीली चमक फैली, जैसे बर्फ और बर्फ की धार दूर से यश पर जोर से टकरा रही हो। ऐसा लग रहा था कि उसे निगल जाएगी। धमाका! जैसे ही बहुत ज्यादा ठंडी धार यश से टकराने वाली थी, बर्फ की मूर्ति आखिरकार टूट गई, जिससे यश का फिगर दिखाई दिया। इससे पहले कि वह सांस ले पाता, उसने अपने हाथ में थंडर सेंट सेप्टर उठाया और उसे जोर से बर्फ और बर्फ की धार पर पटक दिया। फुस! थंडर सेंट सेप्टर के साथ एक जबरदस्त जोर का कंपन हुआ और यश का फिगर सीधे उड़ गया। उसका शरीर वॉइड रियल्म स्पेस से रगड़ा, जिससे कई 100 मीटर लंबा एक साफ निशान बन गया। रास्ते में उसके शरीर से फटी हवा लहरों की तरह जोर से उछल रही थी। 100 मीटर पीछे उड़ने के बाद यश ने जबरदस्ती अपने फिगर को स्थिर किया। हालांकि उसने अभी आइस मून फेरी के हमले का सफलतापूर्वक विरोध किया था, लेकिन वह अच्छी हालत में नहीं था। उसके शरीर पर अभी भी बर्फ की एक परत जमी हुई थी, उसका चेहरा बैंगनी रंग का था और उसके मुंह के कोने से बर्फ के टुकड़ों के साथ मिला हुआ गहरा लाल खून बह रहा था। साफ है, पिछली बातचीत में यश को कुछ छोटी मोटी चोटें आई थीं, लेकिन यश की शारीरिक ताकत बहुत ज्यादा थी और उसके शरीर में अमर खजाने का पेड़ भी था, जो एक हीलिंग डिवाइन आइटम है। छोटी मोटी चोटें उसके लिए एक ही सांस में ठीक हो सकती थीं, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए यश ने दूर आइस मून फेरी की ओर देखा और हैरानी से कहा, आइस मून फेरी, तुम सच में 3 क्वासी किंग्स की लीडर के तौर पर अपनी रेपुटेशन पर खरी उतरती हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने अभी जो पावर इस्तेमाल की है वह आइस एंड स्नो लॉ होनी चाहिए, है ना? हाँ, सही। आइस मून फेरी ने जो बहुत ज्यादा ठंडी पावर अभी अभी छोड़ी थी, वह आइस एंड स्नो का गहरा सच नहीं था और नहीं हो सकता था। नहीं तो आइस मून फेरी की साधना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यश को तुरंत फ्रीज करना नामुमकिन होता। सिर्फ मार्शल डाओ लॉ, जो मार्शल डाओ प्रोफंडिटी से ऊपर हैं, ही ऐसा कर सकते हैं। खुशकिस्मती से आइस मून फेरी का आइस और स्नो लॉ बहुत गहरे लेवल तक नहीं बना था। ज्यादा से ज्यादा यह सिर्फ 1% तक ही पहुंचा था। नहीं तो वह एक बार यश को तुरंत फ्रीज करने और उसे पूरी तरह हराने के लिए काफी होता। क्या? आइस और स्नो लॉ? हे भगवान, आइस मून फेरी ने सच में आइस और स्नो लॉ में महारत हासिल कर ली है। मार्शल डाओ लॉ, कई मार्शल किंग रेन विशेषज्ञ भी उनमें महारत हासिल नहीं कर सकते। आइस मून फेरी सिर्फ एक क्वासी किंग है, फिर भी उसने पहले ही लॉ की शक्ति में महारत हासिल कर ली है। यह तो बहुत ज्यादा हेवन डिफाइन है। यश की बातें सुनकर बाहर खड़ी भीड़ चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, लहर दर लहर, लहरों की तरह, लगातार और कभी न खत्म होने वाली। यश, तुम भी बहुत ताकतवर हो।
क्वासी किंग रेन के विशेषज्ञ भी मेरे बर्फ और बर्फ के कानून का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इसे रोकने की ताकत होगी, आइस मून फेरी ने बेपरवाही से कहा। अचानक आइस मून फेरी ने बात बदल दी और आगे कहा, लेकिन यश, तुम जैसा ताकतवर भी मेरे बर्फ और बर्फ के कानून की ताकत का थोड़ा ही सामना कर सकता है। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो सकते, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने कानून की ताकत में महारत हासिल नहीं की है, वह उस मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता जिसने कानून की ताकत में महारत हासिल कर ली है। हे, मैंने तो कानून की ताकत में महारत हासिल नहीं की है, लेकिन आइस मून फेरी, अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। यश थोड़ा मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक अनोखी गंभीर चमक आ गई। जब उसने अभी अभी आइस मून फेरी से मुकाबला किया था, तो उसने बर्फ और बर्फ के कानून की ताकत को पहले ही महसूस कर लिया था। वह भी इससे बहुत सावधान था और जरा भी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो चलो कोशिश करते हैं, आइस मून फेरी ने फिर भी बेपरवाही से कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने अपना जेड वाला हाथ हिलाया और बर्फ और स्नो लॉ से बनी डरावनी बहुत ज्यादा ठंडी ताकत निकल गई। बर्फ और स्नो लॉ बर्फ और स्नो यूनिवर्स को भर देते हैं। आइस मून फेरी के कंट्रोल में बहुत ज्यादा ठंडी ताकत तुरंत जम गई और 9 मोटी और बहुत बड़ी बर्फ और बर्फ की धाराओं में बदल गई। दूर से वे 9 बर्फ और बर्फ के ड्रैगन की तरह लग रहे थे, जो वॉइड रियल्म में कुंडली मारे हुए थे, लगातार हैरान करने वाली और डरावनी ठंडी क्यूई छोड़ रहे थे, जैसे वे पूरी दुनिया को जमा देंगे। जाओ। 9 बर्फ और बर्फ की धाराओं को जमने के बाद आइस मून फेरी की खूबसूरत आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। फिर उसने धीरे से चिल्लाया, अपने जेड हाथ से हवा में एक गोला बनाया और फिर उसे जोर से आगे बढ़ाया। दहाड़, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जैसे ही आइस मून फेरी ने वह हथेली बाहर निकाली, अचानक 9 बर्फ और बर्फ की धाराओं से एक जमीन हिला देने वाली दहाड़ निकली। फिर 9 बर्फ और बर्फ की धाराएं अचानक आपस में जुड़ गईं और जम गईं, तेजी से घूमने लगीं और एक बड़े बर्फ और बर्फीले तूफान में बदल गईं। गर्जने की आवाजों के साथ वह चिल्लाया और यश की ओर बढ़ा। इस हमले की ताकत इतनी डरावनी थी कि एक सच्चा मार्शल किंग रेन विशेषज्ञ भी शायद इसका आसानी से सामना न कर पाए। यह बहुत ही खतरनाक था। यह खत्म हो गया, आइस मून फेरी ने खुद से कहा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास का एक मजबूत भाव दिखाई दिया। एक शक्तिशाली हमला जिसका मार्शल किंग रेन विशेषज्ञ भी आसानी से सामना नहीं कर सके, यश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जो सिर्फ मार्शल ग्रैंडमास्टर रेन 7th लेवल पर था। आइस मून फेरी आत्मविश्वास से कैसे वंचित रह सकती थी? आइस मून फेरी, हालांकि मेरे पास कानून की ताकत नहीं है, लेकिन यह मत भूलो कि इस दुनिया में सिर्फ कानून की ताकत से कहीं ज्यादा है। आइस मून फेरी के भयानक और बेमिसाल हमले का सामना करते हुए यश के चेहरे पर शांति थी और उसे कोई डर नहीं दिखा। उसकी बेपरवाह आवाज लगातार उसके मुंह से निकल रही थी, शब्द दर शब्द। पूछ ला लाला। जैसे ही आखिरी शब्द बोला, यश के ग्लैबेला से अचानक एक क्रिस्टल जैसी रोशनी निकली, जो तेज लहरों की तरह फैल गई और 100 मीटर के दायरे में फैल गई। यश ने अपनी हथेली उठाई। ऊ! वह बड़ी क्रिस्टल जैसी रोशनी तुरंत आसमान में ऊपर उठ गई और एक बहुत बड़ी क्रिस्टल जैसी ब्लेड में बदल गई, जो आसमान और धरती को चीरती हुई अंदर तक फैल गई। क्रिस्टल जैसी ब्लेड के अंदर से लगातार एक डरावनी आभा फैल रही थी। जिसने भी इस आभा को महसूस किया, उसका दिल जोर से कांप उठा और फिर उसके अंदर हार मानकर घुटने टेकने की इच्छा हुई। यह क्या चीज है? बहुत जानी पहचानी। यह क्या यह मशहूर सुप्रीम ब्लेड सोल हो सकती है? सुप्रीम ब्लेड सोल।
जैसे ही बड़ा क्रिस्टल ब्लेड जमा हुआ, तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर तुरंत खुशी की आवाजें फैल गईं। सब लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, उनके चेहरे हैरानी से यश के सिर के ऊपर बड़े क्रिस्टल ब्लेड को देख रहे थे। चार महान पवित्र भूमि के विशेषज्ञ भी इससे अलग नहीं थे। सुप्रीम ब्लेड सोल क्या था? यह सुप्रीम ब्लेड एम्परर का आइकॉनिक आइटम था, एक बेमिसाल हस्ती जिसने पूरे एक युग को दबा दिया था। बिल्कुल सही। यश अभी जो दिखा रहा था वह ठीक सुप्रीम ब्लेड सोल ही था। उसने सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में सुप्रीम ब्लेड सोल को वापस जमा दिया था, लेकिन उस समय सुप्रीम ब्लेड सोल पूरी तरह से स्टेबल नहीं था, इसलिए यश इसे यूं ही इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वह सुप्रीम ब्लेड सोल को पाल रहा था, और अभी हाल ही में यश ने आखिरकार सुप्रीम ब्लेड सोल को पूरी तरह से स्टेबल कर दिया और इसे इस्तेमाल करने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। सिर्फ सुप्रीम ब्लेड सोल का इस्तेमाल करके ही यश अपनी पूरी ताकत दिखा सकता था, सिर्फ सुप्रीम ब्लेड का इस्तेमाल करके ही। सोल यश एक सच्चा इनविंसिबल सेबर सेक्ट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यश को सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी मिल जाएगी, सबने हैरानी से कहा। वहां मौजूद हर कोई जानता था कि सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी सेक्रेड तीर्थयात्रा बैटलफील्ड में ही रहती है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी किसी को भी सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी नहीं मिली थी। यहां तक कि मार्शल किंग रियन पावर हाउस और यहां तक कि मार्शल एम्परर रियन पावर हाउस भी इसे पाने में नाकाम रहे थे, और समय के साथ इसे भुला दिया गया था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यश सिर्फ मार्शल मास्टर रियन सेवेंथ स्टेज कल्टीवेशन के साथ असल में सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पालेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यश असल में सुप्रीम ब्लेड सोल में मास्टर हो जाएगा। यश द्वारा दिखाए गए विशाल क्रिस्टल ब्लेड को देखकर आइस मून फेरी, जिसका सुंदर चेहरा हमेशा बर्फ के जमे हुए ब्लॉक जैसा था, आखिरकार थोड़ा हैरान हुई। उसकी खूबसूरत आंखें हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। सच में, उसका आइस एंड स्नो लॉ मार्शल डाओ लॉ के अलावा किसी और चीज के लिए पावर का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं थी। इस दुनिया में एक तरह की पावर थी जो लॉ पावर का मुकाबला कर सकती थी, और वह थी ब्लेड सोल जैसी पावर। बेशक एक आम ब्लेड सोल लॉ पावर से थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन यश ने जो दिखाया वह कोई आम ब्लेड सोल नहीं थी, बल्कि सुप्रीम ब्लेड एम्परर के पास मौजूद सुप्रीम ब्लेड सोल थी, एक बेमिसाल इंसान जिसने पूरे एक युग को दबा दिया था। पहली बार आइस मून फेरी का अपनी आइस और स्नो लॉ पावर पर से भरोसा उठ गया, जिस पर उसे हमेशा गर्व था। आइस मून फेरी, मुझे देखने दो कि तुम्हारा आइस और स्नो लॉ ज्यादा मजबूत है या मेरा सुप्रीम ब्लेड सोल बेहतर है। यश ने हल्की सी मुस्कान के साथ आइस मून फेरी को देखा, फिर हाथ का इशारा किया जैसे कोई कृपाण पकड़ रहा हो, और धीरे से उसे ऊपर से नीचे घुमाया। फुस! विशाल क्रिस्टल ब्लेड हवा से नीचे गिरा, बिना आसमान हिला देने वाली और धरती हिला देने वाली भयानक ताकत के, जिसकी सबको उम्मीद थी। यह बिल्कुल एक आम बड़े ब्लेड के हमले जैसा था, और भयानक बर्फ और बर्फीले तूफान के मुकाबले यह बस मामूली था। हालांकि किसी ने भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई भी विशेषज्ञ आसानी से बता सकता था कि हवा से नीचे गिरते बड़े क्रिस्टल ब्लेड से ज्यादा जबरदस्त ताकत इसलिए नहीं थी क्योंकि उसकी सारी ताकत अंदर ही थी, बिना किसी लीकेज के। ऐसा हमला सच में एक भयानक हमला था। क्या होगा अगर यह सुप्रीम ब्लेड सोल हो? मेरे लिए तोड़ो। हालांकि आइस मून फेरी को अपनी आइस और स्नो लॉ पावर पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन आखिर वह एक क्वासी किंग रेन पावर हाउस थी और 3 क्वासी किंग्स की लीडर थी। अगर उसका भरोसा भी खत्म हो जाता तो वह बस हार नहीं मानती। उसने एक हल्की चीख मारी, अपनी असली क्यूई और आइस और स्नो लॉ पावर को उनकी लिमिट तक पहुंचा दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट।
एक पल में बर्फ और बर्फीले तूफान की ताकत बढ़ गई, जिससे बहरा कर देने वाली दहाड़ें निकलने लगीं। पफ। हालांकि जब विशाल क्रिस्टल ब्लेड पूरी तरह से नीचे गिरा, तो शुरू में अस्तव्यस्त दुनिया अचानक शांत हो गई। हैरान लोगों की निगाहों के सामने विशाल क्रिस्टल ब्लेड से टकराया बर्फ और बर्फीला तूफान तुरंत वॉइड रियल्म में जम गया, और फिर जैसे बर्फ और बर्फ चिलचिलाती धूप का सामना करते हैं, वैसे ही तेजी से पिघल गया, जैसे वह कभी आया ही न हो। फिर भी यह अंत नहीं था। भयानक बर्फ और बर्फीले तूफान को खत्म करने के बाद भी विशाल क्रिस्टल ब्लेड नीचे दबा रहा। आइस मून फेरी की तरफ बिना किसी कमी के ताकत के साथ गुस्से से। आइस मून फेरी के दिल में मौत का एक ऐसा माहौल छा गया जो पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि वह नाम के लिए क्वासी किंग्स की लीडर थी, लेकिन आखिर में वह बस एक जवान लड़की थी। मौत के खतरे का सामना करते हुए उसके सुंदर चेहरे पर तुरंत डर का एक भाव आ गया, जो उसके लिए पहले कभी नहीं हुआ था। रुको। तीर्थयात्रा पीक बैटल में विरोधियों को मारना बिल्कुल मना था। यश के विचार चले और उसने सुप्रीम ब्लेड सोल को जोर से रोक दिया। नहीं तो अगर वह सेबर स्ट्राइक आइस मून फेरी पर पड़ता तो वह पक्का मर जाती। हालांकि बड़ा क्रिस्टल ब्लेड रुक गया, फिर भी बड़े क्रिस्टल ब्लेड के अंदर से एक जबरदस्त और तेज सेबर क्यूई निकला, जो आइस मून फेरी के शरीर पर लगा। तुरंत आइस मून फेरी के शरीर पर मौजूद प्रोटेक्टिव प्राइमल क्यूई टूट गया, और फिर उसने चीखते हुए मुंह भर ताज़ा खून थूका। उसका नाजुक शरीर टूटी डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ रहा था और बिखरा हुआ लग रहा था। वह जीत गया। यश जीत गया। एक मार्शल मास्टर रेन सेवेंथ स्टेज कल्टीवेटर, जिसने लगातार 2 क्वासी किंग रेन पावर हाउस को हराया, और उनमें से एक क्वासी किंग्स का लीडर है। यह तो बस एक झूठ बना रहा है। सुप्रीम ब्लेड सोल, जैसा कि सुप्रीम ब्लेड एम्परर के पास मौजूद ब्लेड सोल से उम्मीद थी, एक बेमिसाल इंसान जिसने पूरे एक युग को दबा दिया था, सच में बहुत ज्यादा ताकतवर और दबंग है। यहां तक कि क्वासी किंग्स की लीडर आइस मून फेरी भी सुप्रीम ब्लेड सोल के सामने कोई रुकावट नहीं डाल पाई। चारों तरफ से लहरों की तरह चीखें गूंज रही थीं। हर कोई यश को गहरी श्रद्धा और प्यार से देख रहा था। मार्शल मास्टर रेन सेवेंथ स्टेज कल्टीवेशन से उसने लगातार 2 क्वासी किंग रेन पावर हाउस को हराया और तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान जीता। वे यश की पूजा कैसे न करें, जिसने इतना बड़ा कमाल किया था। सुप्रीम ब्लेड सोल की ताकत मेरी सोच से भी ज्यादा डरावनी है। यह सीन देखकर यश के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। हालांकि उसने बहुत पहले सुप्रीम ब्लेड सोल को जमा कर लिया था, लेकिन उसने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। उसे बस इतना पता था कि सुप्रीम ब्लेड सोल ताकतवर है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस हद तक। अब जब उसने इसका इस्तेमाल किया था, तो उसे एहसास हुआ कि उसने सुप्रीम ब्लेड सोल की ताकत को बहुत कम आंका था। बिल्कुल। यश यह भी जानता था कि उसकी सुप्रीम ब्लेड सोल में इतनी भयानक ताकत इसलिए थी क्योंकि वह 3 खासियत वाली ब्लेड सोल के साथ मिल गई थी। अगर यह सुप्रीम ब्लेड एम्परर जैसी ही सुप्रीम ब्लेड सोल होती, तो शायद इसकी ताकत बहुत कमजोर होती। इस लड़ाई में आइस मून फेरी हार गई है और यश जीत गया है। इसी समय पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर की अधिकार भरी आवाज सुनाई दी। अब यह एम्परर घोषणा करता है कि इस तीर्थयात्रा पीक बैटल में यश पहले स्थान पर है, आइस मून फेरी दूसरे स्थान पर है। बाद में एक और मैच होगा, जिसमें दानिश और वीर तीसरे स्थान के लिए मुकाबला करेंगे। 10 मिनट के आराम के बाद वीर और दानिश के बीच तीसरे स्थान के लिए लड़ाई शुरू हुई। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद वीर ने आखिरकार दानिश को हरा दिया। बेशक ऐसा ज्यादातर इसलिए हुआ क्योंकि वीर अपने हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी के फायदे पर निर्भर था। वे दोनों घायल हो गए थे
और उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी के पास होने के कारण वीर अपनी चोटों को जबरदस्ती दबा सकता था और थोड़े समय के लिए अपनी ताकत को पूरी तरह से दिखा सकता था। लेकिन दानिश ऐसा नहीं कर सका। अगर वे दोनों अपनी पीक स्टेट में होते तो भले ही वीर के पास हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी होती, वह दानिश को आसानी से नहीं हरा पाता। अब जब इस तीर्थयात्रा युद्ध के टॉप 3 चुन लिए गए हैं, तो मैं पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर यह घोषणा करता हूं कि यह तीर्थयात्रा युद्ध खत्म हो गया है। पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर की आवाज गूंज उठी, जो पूरी जगह पर गूंज रही थी। अब आपके लिए 4 महान पवित्र भूमि में से चुनने का समय है। ध्यान से सोचें कि आप किस पवित्र भूमि में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि एक बार जब आप अपनी पसंद चुन लेते हैं तो कोई पछतावा नहीं होगा। मैं स्टार प्लकिंग होली गेट चुनता हूं। मैं स्टार प्लकिंग होली गेट भी चुनता हूं। मैं 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल चुनता हूं। मैं 9 यांग डिवाइन पैलेस चुनता हूं। वहां मौजूद कई मार्शल आर्टिस्ट के पहले से ही साफ लक्ष्य थे, इसलिए जैसे ही पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर की आवाज धीमी हुई, कई लोगों ने जल्दी से अपनी पसंदीदा होली लैंड चुन ली। ज्यादातर लोग स्टार प्लकिंग होली गेट में शामिल हो गए, जो 4 महान होली लैंड्स में सबसे मजबूत था, जबकि कुछ लोगों ने 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल और 9 यांग डिवाइन पैलेस को चुना। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट की बात करें तो किसी ने भी इसे नहीं चुना, जिससे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के विशेषज्ञों काफी अजीब स्थिति में आ गए। यह सीन देखकर वहां मौजूद कई लोगों को यह सोचकर खुशी हुई, डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट, जब तुम्हारे पास सुप्रीम ब्लेड एम्पायर था तब तुम कितने घमंडी थे, लेकिन अब जब तुम्हारे पास नहीं है तो तुम खत्म हो गए हो। बेशक ऐसे विचार सिर्फ भीड़ के अंदर ही आ सकते थे। आखिर भले ही डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट की पहले जैसी जबरदस्त इज्जत नहीं रही, फिर भी यह 4 महान पवित्र लैंड्स में से एक था। एक भूखा ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा होता है। एक पवित्र लैंड की ताकत को आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जल्द ही उन मार्शल आर्टिस्ट्स की बारी आई जिन्होंने तीर्थयात्रा पीक बैटल में अच्छे रिजल्ट हासिल किए थे। वे आम मार्शल आर्टिस्ट्स से अलग थे। जब वे चुनते थे कि किस होली लैंड में शामिल होना है, तो 4 महान पवित्र लैंड्स उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए हालात देते थे, क्योंकि जो लोग तीर्थयात्रा पीक बैटल में बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकते थे, उन्हें सभी जीनियस माना जा सकता था। किसी ग्रुप की आगे की ग्रोथ इन जीनियस पर निर्भर करती थी, इसलिए उन्हें जाहिर तौर पर एक्टिवली मनाना पड़ता था। स्टार प्लकिंग होली गेट न सिर्फ 4 महान पवित्र लैंड्स में सबसे मजबूत था, बल्कि सबसे अमीर भी था, इसलिए ज्यादातर जीनियस स्टार प्लकिंग होली गेट की ओर खींचे चले आते थे। जीनियस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बंटा हुआ था। 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल, 9 यांग डिवाइन पैलेस और डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में से। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि स्टार प्लकिंग होली गेट को बाकी 3 ग्रेट होली लैंड्स पर भी विचार करना था, नहीं तो स्टार प्लकिंग होली गेट शायद बाकी 3 ग्रेट होली लैंड्स के लिए एक भी जीनियस नहीं छोड़ता। इसके बाद यश, आइस मून फेरी, वीर और दानिश की बारी थी, जो तीर्थयात्रा पीक बैटल के 4 सबसे शानदार जीनियस थे। मैं 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल चुनता हूं। दानिश के ग्रुप के 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल से गहरे रिश्ते थे, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल को चुना। फिर वीर की बारी थी। वीर, अगर तुम मेरा डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट चुनते हो तो मैं यह सेंट गारंटी देता हूं। वीर, अगर तुम मेरा 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल चुनते हो तो मैं यह सेंट गारंटी देता हूं। वीर, अगर तुम मेरा 9 यांग डिवाइन पैलेस चुनते हो तो मैं यह सेंट गारंटी देता हूं। 3 महान पवित्र भूमि के मार्शल सेंट रियल्म विशेषज्ञ ने वीर को जीतने की कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा उदार शर्तें रखीं।
यह सुनकर पास के मार्शल आर्टिस्ट ने तुरंत जलन दिखाई, लेकिन वे सिर्फ जलन ही कर सकते थे। ऐसा बर्ताव सिर्फ सच्चे जीनियस के लिए था। इन लोगों को ऐसा मौका कभी नहीं मिलना था। इस समय स्टार प्लकिंग के मार्शल सेंट रियल विशेषज्ञ होली गेट खड़ा हुआ और बोला, वीर, तुम्हारे हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी का मेरे स्टार प्लकिंग होली गेट के 9 प्रोफाउंड बैटल बॉडी से काफी कनेक्शन है। अगर तुम स्टार प्लकिंग होली गेट चुनते हो तो तुम 9 प्रोफाउंड बैटल बॉडी के लिए कल्टीवेशन मेथड पा सकते हो। मैं स्टार प्लकिंग होली गेट चुनता हूं। यह सुनकर वीर की आंखें तुरंत चमक उठीं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे स्टार प्लकिंग होली गेट को चुन लिया। इसके बाद आइस मून फेरी की बारी थी। आइस मून फेरी के साथ भी यही सीन दोहराया गया। 4 महान पवित्र भूमियों ने आइस मून फेरी को जीतने की पूरी कोशिश की और वीर के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी शर्तें रखीं। आखिर आइस मून फेरी न सिर्फ एक क्वासी किंग थी, बल्कि उनमें सबसे आगे भी थी। आखिरकार आइस मून फेरी ने 9 यान डिवाइन पैलेस को चुना। स्विश स्विश स्विश। जब आइस मून फेरी ने अपनी पसंद पूरी कर ली तो उत्सुक नजरें तुरंत यश पर पड़ी, जो तीर्थयात्रा पीक बैटल का पहला विजेता था। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि यश 4 महान पवित्र भूमियों में से किसे चुनेगा और इस बारे में तरह तरह के अंदाजे लगा रहा था। तुम्हें क्या लगता है, यश 4 महान पवित्र भूमियों में से किसे चुनेगा? मुझे लगता है कि वह सबसे मजबूत स्टार प्लकिंग होली गेट को चुनेगा। मुझे भी लगता है कि यह स्टार प्लकिंग होली गेट होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यश डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को चुन सकता है? आखिरकार उसने सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लिगेसी हासिल की और सुप्रीम ब्लेड एम्परर डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट से निकला था, इसलिए उसके और डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के बीच कुछ कनेक्शन है। हे, जो कोई मूर्ख नहीं है वह डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को नहीं चुनेगा, जो धीरे धीरे कम हो रहा है। यह सही है। यश के टैलेंट के साथ, चाहे वह स्टार प्लकिंग होली गेट, 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल या 9 यांग डिवाइन पैलेस में शामिल हो, उसका भविष्य उज्ज्वल है। अगर वह डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को चुनता है तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के पतन का उल्लेख नहीं करना, केवल डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने से अन्य 3 महान पवित्र भूमि से दमन होगा, जिसे यश शायद झेल न पाए। जबकि यह सच है कि यश ने सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लिगेसी हासिल की, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सुप्रीम ब्लेड एम्परर है। जो सुप्रीम ब्लेड एम्परर कर सकता था, जरूरी नहीं कि वह कर पाए। यश, अगर तुम मेरे 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल में शामिल होना चुनते हो तो तुम्हें मेरे 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल की सबसे बड़ी टेक्निक 8 एक्सट्रीम्स 9 हेवंस आर्ट को समझने का मौका मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें हर महीने कल्टीवेशन रिसोर्स के तौर पर 10 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन और कई हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल्स मिलेंगी, और एक मार्शल सेंट रियल विशेषज्ञ भी तुम्हारी कल्टीवेशन को पर्सनली गाइड करेगा। यश, अगर तुम मेरे 9 यांग डिवाइन पैलेस में शामिल होना चुनते हो तो 9 यांग डिवाइन पैलेस की सबसे बड़ी टेक्निक 9 यांग बर्निंग हेवन आर्ट तुम्हें समझने के लिए मिलेगी, सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक पक्का यकीन। इसके अलावा आपको हर महीने कल्टीवेशन रिसोर्स के तौर पर 1.5 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन और कई हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल्स मिलेंगी, और इसके अलावा आपको हर महीने 9 यांग डिवाइन लिक्विड की 5 बूंदें भी मिलेंगी, जो सिर्फ मेरे 9 यांग डिवाइन पैलेस के पास है। जब सब लोग अभी भी बात कर रहे थे, 9 यांग डिवाइन पैलेस के मार्शल सेंट रियल विशेषज्ञ और 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल के मार्शल सेंट रियल विशेषज्ञ तुरंत खड़े हो गए और यश की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने जो अच्छा बर्ताव किया वह आइस मून फेरी और दूसरों को दिए गए बर्ताव से कई गुना ज्यादा था। यश, आपके पास सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी है,
इसलिए आपको सबसे सही तरीके से हमारा डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट चुनना चाहिए। बेशक हम आपसे फ्री में शामिल होने के लिए नहीं कहेंगे, हमारी सबसे अच्छी टेक्निक और बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर में खुद को डुबोने का एक मौका मिलेगा। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के मार्शल सेंट को दिल से पता था कि यश के गिरते हुए डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को चुनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन उनके सामने ऐसे बेमिसाल जीनियस के होने पर उन्हें उनके लिए लड़ना ही था, भले ही इसकी बहुत कम संभावना थी। इस समय स्टार प्लकिंग होली गेट के मार्शल सेंट खड़े हुए। उन्होंने यश को दूसरी होली लैंड्स की तरह बहुत ज्यादा उदार शर्तें नहीं दीं, उन्होंने बस एक सीधी सी बात कही, यश अगर तुम मेरे स्टार प्लकिंग होली गेट की मदद से मेरे स्टार प्लकिंग होली गेट में शामिल हो जाते हो तो भविष्य में तुम्हें निश्चित रूप से ईस्टर्न मार्शल डोमेन के टॉप रैंक में जगह मिलेगी। यश अगर तुम मेरा स्टार प्लकिंग होली गेट चुनते हो तो मेरे स्टार प्लकिंग होली गेट की मदद से तुम्हें भविष्य में ईस्टर्न मार्शल डोमेन के पीक रैंक में जरूर जगह मिलेगी। स्टार प्लकिंग होली गेट के मार्शल सेंट खड़े हुए और बहुत दबदबे के साथ कहा। सभी को नहीं लगा कि मार्शल सेंट की बातें घमंडी थीं। स्टार प्लकिंग होली गेट के कंट्रोल वाले रिसोर्स और तीर्थयात्रा पीक बैटल में यश के दिखाए गए कमाल के टैलेंट के साथ जब तक वह अच्छी तरह से तैयार था, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि वह भविष्य में ईस्टर्न मार्शल डोमेन में पीक विशेषज्ञ बन जाएगा। अगर कोई सरप्राइज नहीं है तो यश की पसंद स्टार प्लकिंग होली गेट होनी चाहिए। सबने जोश में चर्चा की। हालांकि स्टार प्लकिंग होली गेट से मार्शल सेंट के शब्द छोटे थे, लेकिन उनके पीछे का मतलब यश को बाकी 3 महान पवित्र भूमियों की दी गई शर्तों से कहीं ज्यादा उदार था। इससे बाकी 3 महान पवित्र भूमियां थोड़ी नाराज हो गईं। उनकी अपनी पवित्र भूमि स्टार प्लकिंग होली गेट जितनी अमीर क्यों नहीं थी, वे बस बेबस होकर देख सकते थे कि कैसे एक टॉप जीनियस ठीक उनकी आंखों के सामने दूसरी ताकत में शामिल हो गया। वह एहसास जाहिर है बहुत ज्यादा उदास करने वाला था। हालांकि सबके दिलों में पहले से ही एक जवाब था, फिर भी उनकी निगाहें पूरी तरह से यश पर टिकी थीं, इस बेमिसाल जीनियस के चुनाव का इंतजार कर रही थीं, जिसने सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज की साधना होने के बावजूद तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान हासिल किया था। इतनी सारी निगाहों से घूरे जाने पर यश को कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। उसने एक एक करके 4 महान पवित्र भूमियों पर अपनी नजर घुमाई, फिर यश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, न तो विनम्र और न ही घमंडी, और कहा, जूनियर बहुत शुक्रगुजार है कि सीनियर्स मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन जब जूनियर सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में था तो जूनियर का सामना सीनियर सुप्रीम ब्लेड एम्परर के एक क्लोन से हुआ और उसने सीनियर सुप्रीम ब्लेड एम्परर से वादा किया कि जूनियर डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होगा। मैं सभी सीनियर्स से समझने के लिए कहता हूं, क्या यश डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट चुनना चाहता है? क्या वह पागल हो गया है? डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के अलावा कोई और होली लैंड क्यों चुना जो पहले से ही खत्म हो रहा है? वह बस अपना ही भविष्य बर्बाद कर रहा है। सबने यश की पसंद सुनी और तुरंत हैरान रह गए, उनकी आंखों में यकीन नहीं हुआ। साफ है वे यश की पसंद को समझ नहीं पाए। हालांकि यश ने बहुत पहले सुप्रीम ब्लेड एम्परर के क्लोन से वादा किया था कि वह तीर्थयात्रा पीक बैटल पास करने के बाद डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक जुबानी वादा था। सुप्रीम ब्लेड एम्परर अब ईस्टर्न मार्शल डोमेन में नहीं था, तो सिर्फ एक जुबानी वादा किसी के भविष्य की तुलना कैसे कर सकता है? यश ने मेरे डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट को चुना। यह बहुत अच्छा है। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के मार्शल सेंट यश का चुनाव सुनकर थोड़े हैरान हुए। हालांकि उन्होंने पहले भी यश को उम्मीद दी थी,
लेकिन अपनी होली लैंड की हालत जानते हुए उन्हें साफ पता था कि 4 महान होली लैंड्स में से सिर्फ डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को ही यश को रिक्रूट करने की सबसे कम उम्मीद थी। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यश खुद डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को ही चुनेंगे। अचानक मिली खुशी ने इस मार्शल सेंट रियल विशेषज्ञ को अपनी एक्साइटेड भावनाओं को दबाने में असमर्थ बना दिया और उनके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। यश, क्या तुम सच में डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होना चाहते हो? डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के मार्शल सेंट के सरप्राइज के मुकाबले बाकी 3 ग्रेट होली लैंड्स के मार्शल सेंट विशेषज्ञों यश का चुनाव सुनकर हैरान रह गए। यश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, जूनियर को सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी सुप्रीम ब्लेड सोल मिली है, इसलिए जाहिर है मुझे अपना वादा पूरा करना होगा और डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होना होगा। यश, तुम्हारे टैलेंट के साथ अगर तुम डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होते हो तो यह बेकार होगा। क्या तुमने इस बारे में ध्यान से सोचा है? स्टार प्लकिंग होली गेट के मार्शल सेंट ने थोड़ी ठंडी आवाज में कहा। यह सुनकर डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के मार्शल सेंट ने तुरंत गुस्से वाला चेहरा दिखाया। स्टार प्लकिंग होली गेट के मार्शल सेंट का मतलब साफ तौर पर डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को नीचा दिखाना था, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आया और उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वे बहुत नाराज थे। हालांकि अपने गुस्से के बावजूद डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के मार्शल सेंट के पास खंडन करने की ताकत नहीं थी, क्योंकि भले ही स्टार प्लकिंग होली गेट के मार्शल सेंट की बातें बुरी थीं, लेकिन वे सच थीं। एक बेमिसाल टैलेंट वाले जीनियस को एक टॉप विशेषज्ञ बनाने के लिए इस समय में बहुत ज्यादा रिसोर्स खर्च करने पड़ते हैं। अगर यह पुराने डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट होता तो यश जैसे एक बेमिसाल जीनियस को बनाना तो दूर 10 को बनाना भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती से अभी का डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हालांकि यह इतना कमजोर नहीं हुआ है कि एक जीनियस को भी तैयार न कर सके, लेकिन इसमें यश को अपना टैलेंट पूरी तरह से बाहर निकालने में मदद करने की काबिलियत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह यश को अपना 70 से 80% टैलेंट ही बाहर निकालने दे सकता है। एक जीनियस के लिए टैलेंट में 1% की कमी भी बहुत बड़ा नुकसान है। अगर 2 या 3% टैलेंट खत्म हो जाता है तो उस तरह का नुकसान बस बहुत बुरा होता है। उदाहरण के लिए, अगर यश अपना टैलेंट पूरी तरह से बाहर निकालता तो वह भविष्य में ईस्टर्न मार्शल डोमेन में पीक विशेषज्ञों की रैंक तक जरूर पहुंच पाता। लेकिन अगर वह अपना 70 से 80% टैलेंट ही बाहर निकालता तो यश ज्यादा से ज्यादा ईस्टर्न मार्शल डोमेन में फर्स्ट रेट विशेषज्ञ बन पाता और पीक विशेषज्ञों की रैंक तक नहीं पहुंच पाता। कोई भी देख सकता है कि इस समय में कितना बड़ा गैप है। हे, जूनियर ने पहले ही इस पर ध्यान से सोच लिया है और वह सिर्फ डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होगा। यश थोड़ा मुस्कुराया। ये लोग उसके ओरिजिन के बारे में नहीं जानते। वह जिस जगह से आया है वह नानवू रीजन के बॉर्डर पर बस एक छोटी सी मामूली जगह है। कुल मिलाकर उसने आज सिर्फ अपनी मेहनत से इतनी हैरान करने वाली कामयाबी हासिल की है। यश को सेक्ट फोर्सेस की खेती की कोई परवाह नहीं है। वह पहले इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा कर सकता था और वह भविष्य में ईस्टर्न मार्शल डोमेन के पीक रैंक तक पहुंचने के लिए भी अपनी मेहनत पर भरोसा कर सकता है। ठीक है। यह देखकर कि यश ने अपना मन बना लिया है, बाकी 3 महान होली लैंड्स के मार्शल सेंट्स ने तुरंत कुछ कहना बंद कर दिया। इससे पहले कि यश चुने कि किस होली लैंड में शामिल होना है, वे उसे जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब जब यश ने अपनी पसंद बना ली है तो वे जाहिर है और कुछ नहीं कहेंगे। आखिर वे सभी मार्शल सेंटग्रेड थे, विशेषज्ञों की इज्जत वाले, और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनका स्टेटस कम हो।
यश, अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम्हें आज के चुनाव पर पछतावा नहीं होगा। यश के डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट चुनने के बाद तीन मार्शल सेंट्स की आंखें, जो शुरू में उसे जीतने की कोशिश कर रहे थे, तुरंत ठंडी हो गईं, यहां तक कि थोड़ी दुश्मनी भी दिखाई दी। सीनियर्स, बेफिक्र रहो, जूनियर को अपने चुनाव पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। यश थोड़ा मुस्कुराया। उसे बहुत पहले से पता था कि डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने का फैसला करने के बाद उसे बाकी तीन महान होली लैंड्स की दुश्मनी और दबाव का सामना करना पड़ेगा। वह इसके लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, इसलिए इस समय तीन मार्शल सेंट्स की दुश्मनी का सामना करते समय उसे ज्यादा डर नहीं लगा। हम तीन महान पवित्र भूमि के मार्शल संतों ने हल्के से नाक सिकोड़ी और फिर यश की परवाह नहीं की, उन जीनियस को इकट्ठा किया जिन्होंने अपनी अपनी पवित्र भूमि में शामिल होने का फैसला किया और पवित्र तीर्थ युद्ध के मैदान को छोड़ने की तैयारी की। ये लोग किताब पलटने से भी ज्यादा तेजी से चेहरे बदलते हैं। यश के लिए इतने जोश में आए तीन मार्शल सेंट्स को अचानक अपना रवैया बदलते देखकर केशव और बाकी लोग नाराज होकर बड़बड़ाने लगे। हाँ हाँ, चलो उस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चलते हैं जहां डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट है। यश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वह हल्का सा मुस्कुराया और केशव और बाकी चारों को डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। नानवो रीजन में यंग जनरेशन के लीडर के तौर पर यश ने डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को चुना, तो केशव और बाकी चार दूसरी होली लैंड्स कैसे चुन सकते थे? लेकिन जैसे ही यश और बाकी लोग डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के ऊंचे प्लेटफॉर्म की ओर जाने वाले थे, अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। यश ने यह सुना, तुरंत रुका, सिर घुमाकर देखा और देखा कि वीर और आइस मून फेरी उसकी ओर आ रहे हैं। वीर, क्या तुम्हें कुछ कहना है? यश ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और बेपरवाही से पूछा। यश, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी आखिरी पसंद लगातार कम होते जा रहे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट होगी। मेरा अंदाजा है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तुम, जो अब पवित्र तीर्थस्थल पर मशहूर हो और एक चमत्कारी कहानी बना चुके हो, जल्द ही एक आम जीनियस बन जाओगे। वीर ने मजाक उड़ाया, यह जानते हुए कि यश ने डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को चुना है। सबसे खुश इंसान बेशक डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट का मार्शल सेंट था, उसके बाद वीर था। असल में जब वीर ने आइस मून फेरी के साथ यश की लड़ाई देखी तो उसे थोड़ी निराशा हुई, यह सोचकर कि उसे इस जिंदगी में इस प्रोडिजी यश से बदला लेने का मौका कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसने सुना कि यश ने डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को चुना है तो उसके दिल में उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने अभी की सबसे मजबूत होली लैंड स्टार प्लकिंग होली गेट को चुना, जबकि यश ने सबसे कमजोर डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को चुना। एक जीनियस का आगे बढ़ना उसके पीछे की ताकत से बहुत जुड़ा होता है। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यश, जिसने सबसे कमजोर डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को चुना और अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सका, देरसवेर उससे आगे निकल जाएगा, जो सबसे मजबूत होली लैंड स्टार प्लकिंग में शामिल हो गया। होली गेट और अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। उस समय खुद का बदला लेने का समय होगा, तो वीर खुश कैसे नहीं होगा? यह सुनकर यश ने तुरंत मजाक उड़ाया, वीर, मैं मना करूं या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और यह भी याद रखना, मैं कितना भी मना करूं, तुम हमेशा मेरे हारे हुए दुश्मन रहोगे। तुम एक क्वासीकिंग रेन विशेषज्ञ होने के नाते मार्शल एंसेस्टर रेल में मौजूद यश से हारना वीर की जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। अब यश का उसके सामने हारा हुआ अपोनेंट कहना तो बस उसके मुंह पर तमाचा था। वीर तुरंत गुस्से में आ गया। लेकिन गुस्सा तो गुस्सा होता है, वीर ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसे अंदाजा था कि यश भविष्य में कमजोर हो जाएगा, लेकिन यह तो भविष्य ही था।
अभी का यश अभी भी तीर्थयात्रा पीक बैटल का सबसे मजबूत विशेषज्ञ था और वह उसका कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए भले ही उसका दिल गुस्से से भरा हो, लेकिन उसमें उस पर अमल करने की हिम्मत नहीं थी। आइस मून फेरी, क्या तुम्हें कुछ कहना है? यश ने वीर को नजरअंदाज किया और आइस मून फेरी की तरफ देखा। आइस मून फेरी ने ठंडे स्वर में कहा, यश, तुम्हें आज अपने फैसले पर कभी न कभी पछतावा होगा। आह, तुम लोग सच में बहुत बोरिंग हो। मुझे अफसोस हो या न हो, या मैं मना करूं या न करूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। तुम तो बस बेकार की चिंता कर रहे हो। यह सुनकर यश ने बिना कुछ कहे आंखें घुमाईं। इन लोगों को उसके बैकग्राउंड की जरा भी समझ नहीं थी और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आज यहाँ कैसे पहुंचा। ऐसी अनजान सिचुएशन में भी वे उसकी बुराई करने और गाइडेंस देने जैसा बर्ताव करने के लिए उसके सामने दौड़ पड़े। यह सच में थोड़ा अजीब था। तुरंत यश को इन लोगों की परवाह करने में आलस आ गया। उसने केशव और बाकी 4 लोगों को लिया और डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के ऊंचे प्लेटफॉर्म की ओर जाने के लिए मुड़ा। जब यह यश भविष्य में हमसे आगे निकल जाएगा तो देखते हैं कि क्या यह अब भी इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। यश के जाने के बाद ही वीर ने हल्के से खर्राटे लेने की हिम्मत की। हालांकि आइस मून फेरी भी अभी यश की बातों से काफी नाराज थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ठंडी थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने ठंडी नजरों से यश की जाती हुई पीठ को देखा और फिर जाने के लिए मुड़ी। हम आपको सलाम करते हैं, सीनियर। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कदम रखने के बाद यश और बाकी लोगों ने तुरंत डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के मार्शल सेंट को प्रणाम किया। हाँ हाँ, आप सब पहले से ही मेरे डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के डिसाइपल हैं, इसलिए मुझे सीनियर कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का ग्रैंड एल्डर हूँ, आप मुझे बस ग्रैंड एल्डर कह सकते हैं। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के मार्शल सेंट के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उन्होंने किसी ताकतवर विशेषज्ञ का कोई दिखावा नहीं किया। सबके बैठने के बाद ग्रैंड एल्डर ने अपनी आस्तीन लहराई और फ्लाइंग बोट तुरंत हवा में तैरने लगी। उसी समय बाकी 3 महान पवित्र भूमि की फ्लाइंग बोट भी जाने के लिए तैयार हो गईं। बाकी 3 महान पवित्र भूमि की फ्लाइंग बोट मार्शल आर्टिस्ट से भरी हुई थीं, जबकि इसके उलट डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट की फ्लाइंग बोट में लोग कम थे, जिसे तुलना करने पर दिल टूटने वाला कहा जा सकता है। अगर यह पिछले सालों में होता तो ग्रैंड एल्डर शायद इमोशन से आह भरते, लेकिन आज ग्रैंड एल्डर इन अंतरों से बिल्कुल बेपरवाह थे। क्या होता अगर वे और लोगों को भर्ती करते? इस तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान उनके डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के हाथों में था। एक जहाज पर सभी नए डिसाइपल्स मिलकर भी यश का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब वापस जा रहा हूँ, ग्रैंड एल्डर खुशमिजाज मूड में थे, जीत की धुन गुनगुना रहे थे और अपने पैरों के नीचे फ्लाइंग बोट को एक्टिवेट कर दिया। स्विश! ग्रैंड एल्डर के कंट्रोल में उड़ने वाली नाव थोड़ी हिली और फिर रोशनी की एक धारा में बदल गई, जो हैरान करने वाली स्पीड से दूर आसमान की ओर बढ़ी। पलक झपकते ही हजारों मीटर की दूरी तय कर ली। इसके बाद स्पेस मिस्ट्रीज से जुड़ी एक रहस्यमयी शक्ति उड़ने वाली नाव से निकली, जो सामने वॉइड रियल्म के एक हिस्से पर शॉकवेव की तरह टकराई। तुरंत वॉइड रियल्म का वह हिस्सा एक शांत झील जैसा हो गया, जिसमें एक पत्थर फेंका गया हो, जिसमें दिखने वाली लहरें लहरा रही थीं। उड़ने वाली नाव उन लहरों के बीच से टकराई, एक चमकीली रोशनी, और फिर गायब हो गई। पवित्र तीर्थस्थल के युद्ध के मैदान को पहले ही छोड़ चुकी थी। तीर्थयात्रा पैलेस एक खास शक्ति है और यह चारों बड़े मार्शल डोमेन ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ में मौजूद है। हालांकि आम हालात में तीर्थयात्रा पैलेस अचानक नहीं दिखता, जिससे कई लोगों को इसके होने का पता भी नहीं चलता। सिर्फ एक खास समय में ही तीर्थयात्रा पैलेस सबके सामने आता है।
और यह खास समय तीर्थयात्रा बैटल खत्म होने के ठीक 5 दिन बाद होता है। तीर्थयात्रा पैलेस, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, 4 बड़ी पवित्र जमीनों द्वारा बनाई गई एक शक्ति है। इस शक्ति का एकमात्र मकसद 5 दिन बाद 4 बड़े मार्शल डोमेन में जाकर तीर्थयात्रा बैटल पास करने वाले मार्शल आर्टिस्ट के नतीजों और रैंकिंग की घोषणा करना है। आज तीर्थयात्रा बैटल खत्म होने के ठीक 5वें दिन है और तीर्थयात्रा पैलेस नानवू इलाके में दिखाई दिया है। हालांकि नानवू रीजन 4 बड़े मार्शल डोमेन में सबसे कमजोर है, लेकिन पिछली तीर्थयात्रा लड़ाइयों में नानवू रीजन से लगभग कोई भी मार्शल आर्टिस्ट पास नहीं हुआ। अगर कभी कभार कोई पास भी हुआ तो वे सिर्फ किस्मत से पास हुए और सबसे आम होली लैंड डिसाइपल बन गए। इसके बावजूद लिमिटलेस पैलेस, ब्लेजिंग फ्लेम वैली, हानबिंग पैलेस और जेड गेट के सेक्ट मास्टर्स सुबह सुबह अपने अपने स्कूल के जरूरी हाई रैंकिंग मेंबर्स को नानवू रीजन की एक ऊंची चोटी पर ले गए। वहां पहाड़ की चोटी पर एक शानदार और पुराना महल बना हुआ था। यह शानदार और पुराना महल ही तीर्थयात्रा पैलेस है। इस समय जेड गेट के सेक्ट मास्टर्स और नानवू रीजन की बाकी 4 टॉप पावर्स पहले से ही यहां इकट्ठा हो गई थीं और तीर्थयात्रा पैलेस के खुलने का इंतजार करते हुए बातें कर रही थीं। सब लोग प्लीज अंदर आओ। जैसे ही सब इंतजार कर रहे थे, अचानक उनके सामने तीर्थयात्रा पैलेस के अंदर से एक तेज आवाज आई। इसके तुरंत बाद महल का गेट किसी अनदेखी ताकत से खुल गया और फिर अंदर से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली जो एक गोल्डन दाव में बदलकर सबके सामने आ गई। तीर्थयात्रा पैलेस अभी क्यों खुला? फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के लीडर और बाकी 4 लोगों ने यह सीन देखकर हैरानी से देखा। इस समय सच में तीर्थयात्रा पैलेस के खुलने का समय था, लेकिन क्योंकि नानवू रीजन 4 बड़े मार्शल डोमेन में सबसे कमजोर है, इसलिए तीर्थयात्रा पैलेस के होली लैंड विशेषज्ञ नानवू रीजन के लोगों से बहुत नफरत करते थे और उन्हें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे। पिछले सालों में उन्हें तीर्थयात्रा पैलेस खुलने से पहले दोपहर तक, कभी कभी तो दोपहर और शाम तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब तीर्थयात्रा पैलेस सच में समय पर खुल गया, जिससे सभी हैरान और अनिश्चित महसूस कर रहे थे। लेकिन चूंकि तीर्थयात्रा पैलेस पहले ही खुल चुका था, इसलिए सभी के यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं था। वे गोल्डन डाव पर चढ़े और तीर्थयात्रा पैलेस की ओर चल पड़े। तीर्थयात्रा पैलेस बहुत बड़ा था, जिसमें कई सीटें 2 लाइनों में लगी हुई थीं। मेन हॉल के सबसे गहरे हिस्से में वॉइड रियल्म में एक बहुत बड़ी सुनहरी लाइट स्क्रीन तैर रही थी, जिस पर घने नाम लिखे थे। ये सभी तीर्थयात्रा बैटल में पास हुए मार्शल आर्टिस्ट के नाम और नतीजे थे। उस बड़ी सुनहरी लाइट स्क्रीन के नीचे 2 थोड़े पतले अधेड़ उम्र के आदमी बैठे थे। हालांकि ये दोनों अधेड़ उम्र के आदमी सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रियल्म फर्स्ट रैंक पर थे, लेकिन वहां मौजूद कोई भी विशेषज्ञ उनसे मुकाबला करने के काबिल था, और चारों, जिसमें फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट का लीडर भी शामिल था, इन दोनों को अपने हाथों के एक इशारे से मार भी सकते थे। हालांकि किसी ने भी जरा सी भी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये दोनों अधेड़ उम्र के आदमी होली लैंड के दूत थे, जो होली लैंड को रिप्रेजेंट करते थे। शायद नानवू रीजन के आम लोगों की नज़र में जेड गेट जैसी 4 बड़ी ताकतें मालिक थीं, लेकिन वे खुद साफ जानते थे कि नानवू रीजन की तथाकथित टॉप 4 ताकतें होली लैंड के सामने चींटियों जितनी भी नहीं थीं। ऐसा अंदाजा है कि 4 बड़ी होली लैंड्स की एक ही सांस जेड गेट जैसी अनगिनत ताकतों को खत्म कर सकती है। इसलिए भले ही वे 2 अधेड़ उम्र के आदमी सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रियल्म फर्स्ट रैंक पर थे, लेकिन एक बार जब वे होली लैंड से जुड़ गए तो वे तुरंत ऊंचे हो गए, और फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के लीडर समेत चारों ने भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं की और उन्हें सावधान रहना पड़ा। सब लोग प्लीज बैठ जाइए।
सबके अंदर आने के बाद वे दो अधेड़ उम्र के आदमी तुरंत बोले, बहुत प्यारी मुस्कान के साथ, और उनके बारे में जो घमंड की अफवाहें थीं, उसका कोई निशान नहीं था। हम यह सुनकर फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के लीडर और दूसरों के चेहरों पर हैरानी के भाव और भी गहरे हो गए। पिछले सालों में जब ये होली लैंड के दूत रिजल्ट बताने आते थे तो वे सीधे और आसानी से उनसे कहते थे कि डिसाइपल्स ने तीर्थयात्रा बैटल पास कर लिया है, लेकिन सिर्फ सबसे आम होली लैंड डिसाइपल्स बन गए, या सीधे कह देते थे कि कोई डिसाइपल्स पास नहीं हुआ है, और फिर सबको जाने को कह देते थे। उन्हें बैठने के लिए बुलाना तो दूर, वे उन्हें पानी पीने का भी मौका नहीं देते थे। आज क्या हो रहा था? इन दो होली लैंड दूतों का रवैया पिछली बार की तुलना में बिल्कुल अलग था। लेकिन वहां मौजूद हर कोई बूढ़ा लोमड़ी था और उसने जल्दी से कुछ अंदाजा लगाया, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे डिसाइपल्स में से किसी ने न सिर्फ तीर्थयात्रा बैटल पास किया हो बल्कि अच्छे रिजल्ट भी हासिल किए हों। नहीं तो इन दो होली लैंड दूतों का रवैया इतना ज्यादा नहीं बदला होता। यह सोचकर सभी के इमोशन एक्साइटेड हो गए। अगर अंदाजा सही था और उनके पास सच में ऐसे शिष्य थे जिन्होंने तीर्थयात्रा की लड़ाई में बहुत अच्छे नतीजे हासिल किए थे, तो इससे मिलने वाले फायदे सिर्फ अपने पूर्वजों को गौरव दिलाने जितने आसान नहीं होते, बल्कि इससे नानवू इलाके में पूरे स्कूल का रुतबा भी बढ़ जाता। नमस्ते होली लैंड के दूत। अपने घूमते फिरते विचारों के बीच सब अपनी सीटों पर बैठ गए और फिर दोनों होली लैंड के दूतों को झुककर प्रणाम किया। हाँ, सब लोग, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। एक होली लैंड दूत ने बहुत ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अनंत है और यह मेरे जूनियर भाई अनूप हैं। हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं, इसलिए हम पुराने जान पहचान वाले हैं। हमें होली लैंड के दूत कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें बस हमारे नाम से बुला सकते हैं। दो होली लैंड दूतों अनंत और अनूप के रवैये ने सबके पिछले अंदाजों को और पक्का कर दिया। कुछ कैजुअल बातचीत के बाद अनंत ने कहा, सब लोग, आप आज यहाँ अपने स्कूल के शिष्यों के तीर्थयात्रा युद्ध के रिजल्ट जानने के लिए आए हैं। मैं और शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। आप जिस व्यक्ति से पूछना चाहते हैं उसका नाम सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन में डालकर उनके रिजल्ट जान सकते हैं। धन्यवाद। सबने सिर हिलाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी उंगलियों को पेन और क्यूई को स्याही की तरह इस्तेमाल किया, जल्दी से वॉइड रियल में स्केच बनाते हुए, एक के बाद एक नाम लिखते हुए, और उन्हें सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन पर भेज दिया। सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन ने उन नामों को सोख लिया और फिर सुनहरी रोशनी की एक हल्की परत छोड़ी। सुनहरी रोशनी में अनगिनत कैरेक्टर तैर रहे थे। केशव डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट शिष्य, साधारण रिजल्ट। उदय डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट शिष्य, साधारण रिजल्ट। तान्या डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट शिष्य, साधारण रिजल्ट। तपन डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट डिसाइपल, नॉर्मल रिजल्ट। जल्द ही सबने उन लोगों के रिजल्ट चेक किए जिनसे उन्होंने पूछा था, क्या हो रहा है? अगर यह नॉर्मल होता तो केशव जैसे 4 महान प्रोडिजीज को तीर्थयात्रा बैटल पास करके होली लैंड डिसाइपल बनते देखकर सब बहुत खुश होते। लेकिन उनकी पिछली उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं और असलियत उस लेवल तक नहीं पहुंची, इसलिए उन्हें जरूर थोड़ी निराशा हुई। साथ ही सबकी भौहें थोड़ी तन गईं। हालांकि केशव जैसे 4 महान प्रोडिजीज तीर्थयात्रा बैटल पास करके होली लैंड डिसाइपल बन गए, लेकिन उनके रिजल्ट सिर्फ नॉर्मल थे। ऐसे रिजल्ट बहुत घमंडी होली लैंड दूतों को अपना रवैया इतना बदलने के लिए काफी नहीं थे। नहीं, एक व्यक्ति का रिजल्ट मिसिंग है। यह कौन है? यह हेवनली प्राइड सुप्रीम यश है। क्या ऐसा हो सकता है कि यश ने तीर्थयात्रा बैटल में बहुत अच्छा रिजल्ट पाया हो?
यह बहुत मुमकिन है। अगर हम बात करें कि हमारे नानवू रीजन के 5 महान जीनियस में से किसके तीर्थयात्रा बैटल में सबसे अच्छा रिजल्ट पाने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो वह निश्चित रूप से हेवनली प्राइड सुप्रीम यश है। अचानक सभी ने कुछ नोटिस किया और जोश में चर्चा करने लगे, काश वे तुरंत यश के रिजल्ट देख पाते। लेकिन यश जेड गेट का डिसाइपल था, इसलिए भले ही वे यश के रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक थे, वे अपनी हदें पार नहीं कर सकते थे और केवल फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के लीडर की ओर देख सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यश ने सच में तीर्थयात्रा बैटल में बहुत अच्छा रिजल्ट पाया हो? फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के लीडर की भावनाएं भी उमड़ने लगीं और फिर कई आंखों के सामने वह धीरे से खड़ा हुआ, क्यूई से वॉइड रियल्म में यश का नाम लिखा और उसे सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन पर भेज दिया। बस बस बस। एक पल में सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन तेजी से वाइब्रेट हुई और फिर अंदर से हजारों सुनहरी रोशनियां फूट पड़ी। रोशनी इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि लोगों के लिए उसे सीधे देखना लगभग नामुमकिन था। हर कोई बस अपनी आंखें सिकोड़कर उस चमकदार सुनहरी रोशनी में देख सकता था। तुरंत सभी ने वॉइड रियल्म में ड्रैगन और फीनिक्स जैसे किरदारों की एक लाइन तैरते हुए देखी, जो धीरे धीरे एक नेक और रौबदार आभा फैला रहे थे। यश डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट डिसाइपल रिजल्ट तीर्थयात्रा बैटल में पहला स्थान। हे भगवान, तीर्थयात्रा बैटल में फर्स्ट प्लेस। क्या मैं कुछ देख रहा हूं? धत तेरे की, यह कैसे हो सकता है? जब सबने यश के रिजल्ट साफ देखे तो वे तुरंत हैरान रह गए। लकड़ी के पुतलों की तरह कई मिनट तक वहीं जमे रहे, फिर आखिरकार होश में आए। और उसी पल हैरानी से कई तरह की आवाजें निकलीं, यकीन नहीं हुआ। कुछ विशेषज्ञों ने तो अपनी इमेज को लगभग नजरअंदाज कर दिया और वहीं पर कुछ भद्दी बातें कह दीं। यश उसने सच में तीर्थयात्रा बैटल में फर्स्ट प्लेस हासिल किया। फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट का लीडर पूरी तरह कांप गया। उसका चेहरा भी यकीन नहीं कर रहा था, बिल्कुल बाकी सबकी तरह, जैसे उसे अपनी आंखों पर शक हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नानवू रीजन जैसी छोटी सी जगह से कोई ऐसा जवान आदमी निकल सकता है जो तीर्थयात्रा पीक बैटल हासिल कर सके। वह तो बस बहुत बड़ा प्रोडिजी है। अनंत और अनूप को नानवू रीजन के लोगों के रिजल्ट पहले से पता थे, लेकिन यश के रिजल्ट दोबारा देखकर वे फिर भी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। एक गहरी सांस लेकर अनंत ने अपने इमोशन शांत किए और फिर फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के लीडर की तरफ देखा, हाथ जोड़कर कहा, यह यश जेड गेट का डिसाइपल है ना? फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के लीडर, आपको बधाई। आपके स्कूल ने ऐसा बेमिसाल जीनियस दिया है, तरक्की तो बस बस आने ही वाली है। फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के लीडर, बधाई हो, बधाई हो। इस समय बाकी सभी ने भी यश के रिजल्ट कंफर्म किए, फिर होश में आए और जल्दी से फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के लीडर को बधाई देने के लिए हाथ जोड़कर कहा, हर किसी की तरह प्लीज वापस आ जाओ। होली लैंड के दूत अनंत की आवाज गूंजी, अलविदा। सबको वह खबर पहले ही मिल चुकी थी जो वे जानना चाहते थे, और जाहिर है कि वे यहां और नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अनंत और अनूप की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर मुड़कर तीर्थयात्रा पैलेस से निकलकर अपने अपने सेट्स में लौट गए। अगले दिन यश के इस तीर्थयात्रा बैटल में पहला स्थान पाने की खबर पूरे नानवू रीजन में तूफान की तरह फैल गई। टॉप टियर फोर्सेस से लेकर अनजान कोनों तक सभी को यह खबर पता चल गई। पूरा नानवू रीजन पागलपन से हिल गया। उसी समय 4 ग्रेट टॉप टियर फोर्सेज ने भी इस मौके का फायदा उठाकर साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट के 4 ग्रेट मार्शल डोमेन के अंदर नानवू रीजन का स्टेटस अनाउंस किया। नानवू रीजन के कई मार्शल आर्टिस्ट्स को तब एहसास हुआ कि नानवू रीजन का स्टेटस असल में कितना कम है। यश इस सुपर जीनियस के स्टिम्युलेशन के साथ
और फिर यह एहसास होने पर कि जिस जगह से वे जुड़े थे उसका स्टेटस कितना कम था, नानवू रीजन का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जो बाहर जाता था उसे दूसरी जगहों के मार्शल आर्टिस्ट्स कचरे की तरह ट्रीट करते थे। इस तरह की बेइज्जती ऐसी चीज थी जिसे कोई भी थोड़ा भी खून वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस वजह से नानवू रीजन में चुपचाप पागलों की तरह कल्टीवेशन का तूफान फैल गया। इस कल्टीवेशन तूफान के असर में नानवू रीजन की पूरी ताकत हैरान करने वाली तेजी से बढ़ रही थी। उसी समय एक और बात ध्यान देने लायक थी। वह यह थी कि नानवू रीजन में एक 5वीं टॉप टियर फोर्स सामने आई, जिसमें असल में सिर्फ 4 टॉप टियर फोर्स थीं। यह नई उभरी टॉप टियर फोर्स रातों रात सामने आई। इसकी ताकत को मजबूत नहीं माना जाता था। 4 बड़ी टॉप टियर फोर्स में से किसी को भी इस नई टॉप टियर फोर्स को आसानी से खत्म करने के लिए अपने विशेषज्ञों का सिर्फ 10वां हिस्सा भेजना होता था। लेकिन किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय जब यह टॉप टियर फोर्स सामने आई तो पूरे नानवू रीजन की लगभग सभी फोर्स बधाई देने और तोहफे देने गईं। इस नई उभरी फोर्स का नाम चंद्रपथ सेक्ट था और इसके इस मुकाम तक पहुंचने का सिर्फ एक कारण था। रणवीर चंद्रपथ सेक्ट के मौजूदा सेक्ट मास्टर यश के पिता थे। यश को पता नहीं था कि नानवू रीजन में क्या हो रहा है। इस समय वह डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के रास्ते में था। सब लोग उठो, हम आ गए हैं। 7 दिन बाद ग्रैंड एल्डर की शानदार आवाज पूरी फ्लाइंग बोट में गूंजी। यश और बाकी लोग आराम से उठे, एक एक करके अपने कमरों से बाहर निकले और फ्लाइंग बोट के डेक पर आ गए। फिर ग्रैंड एल्डर की नजर का पीछा करते हुए उन्होंने दूर तक देखा और तुरंत सभी के चेहरों पर हैरानी के भाव आ गए। दूर एक सपाट जमीन थी और एक शानदार बहुत बड़ा पहाड़ का पहाड़ एक पुरानी दिव्य चोटी जैसा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा था। यश और बाकी लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा शानदार पहाड़ कभी नहीं देखा था। और उस बड़ी पहाड़ी चोटी के कमर के पास और ऊपर कुछ इमारतों की आउटलाइन धुंधली धुंधली दिख रही थी। अगर वे गलत नहीं थे तो वह बड़ी पहाड़ी चोटी एक पुरानी दिव्य चोटी जैसी डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का हेडक्वार्टर थी। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का हेडक्वार्टर एक फॉर्मेशन से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस फॉर्मेशन का असर स्वर्ग और पृथ्वी की ओरिजिन क्यूई को अपनी ओर खींचने का था। सारा स्वर्ग और पृथ्वी इस इलाके में स्पिरिचुअल क्यूई डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के हेडक्वार्टर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जिससे वहां हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई बहुत ज्यादा घनी हो गई थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वह डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद विशाल और समुद्र जैसी हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई नहीं थी, बल्कि डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के हेडक्वार्टर के ऊपर वॉइड रियन थी। वह वॉइड रियन टेढ़ा-मेढ़ा लग रहा था, जिससे लोगों को एक नकली भ्रामक एहसास हो रहा था। हल्के से कोई भी उस वॉइड रियन में एक विशाल नदी देख सकता था, जैसे कोई हेवनली रिवर या एक पुराने ड्रैगन की तरह जो तेजी से बह रही हो और खामोश लेकिन रूह कंपा देने वाली दहाड़े निकाल रही हो। ग्रैंड एल्डर वह क्या है? सब लोग वॉइड रियम में विशाल हेवनली रिवर को हैरानी से देख रहे थे। ग्रैंड एल्डर ने यह सुना और उनके चेहरे पर तुरंत गर्व का भाव आ गया। वह मुस्कुराए और बोले, यह मेरे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट का सबसे कीमती खजाना है, डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर। इसे मेरे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के सीनियर ने सुप्रीम डिवाइन एबिलिटी से कभी न खत्म होने वाली स्टार रिवर से पाया था और फिर अलग अलग तरीकों से मेरे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में लाया, जिससे पूरे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को फायदा हुआ। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट 4 महान पवित्र भूमियों में से एक क्यों बन सका और इस ईस्टर्न मार्शल डोमेन के पीक पर क्यों खड़ा हो सका? इसका मुख्य कारण यह डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर है। इसलिए
यह डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर मेरे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट की पवित्र चीज के बराबर है और एक सिंबॉलिक खजाना भी है। तो बस इतना ही। यह सुनकर सभी ने तुरंत एहसास के भाव दिखाए और फिर डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर की ओर उनकी निगाहें जोशीली हो गईं। इस समय यश ने हैरान होकर पूछा, ग्रैंड एल्डर, क्या आपने नहीं कहा था कि अगर मैं डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल हो गया तो मुझे डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में भीगने का मौका मिलेगा? हाँ? ग्रैंड एल्डर ने सिर हिलाया। तुरंत सभी ने यश को जलन से देखा। ग्रैंड एल्डर की अभी अभी की बातों से वे पहले से ही डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर की कीमती चीज को जानते थे। अब जब उन्होंने देखा कि यश के पास डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में घुसने और भीगने का मौका है तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत जल रहे थे। क्या यह चीज सच में भीग सकती है? हालांकि यश ज्यादा हैरान नहीं हुआ। इसके बजाय उसने बहुत बड़ी डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर को एक अजीब से भाव से देखा।